कोविड का टाइम जो है एक अलग टाइप का टाइम था, जो पूरे वर्ल्ड ने पहली बार एक्सपीरियंस किया था। हमने हमारे इस जन्म में शायद ना तो कभी ऐसा टाइम एक्सपीरियंस किया और ना हम कभी कर पाएंगे और ना करना चाहते हैं कोई भी। ये 100 साल में एक बार आने वाली बीमारी थी, जैसे स्पेनिश फ्लू था, ऐसा कोविड का टाइम आया था। सबको लगा था कि महीना 2 महीना रुकेगा चला जाएगा, 2 महीना रुकेगा, 15 दिन रुकेगा, आएगा चला जाएगा, इतना ख़राब नहीं करेगा। किसी को कुछ भी पता नहीं था कोविड के बारे में कि करना क्या है, कैसे इससे टैकल करना है, क्या दवाइयाँ चालू करनी है, क्या प्रोटोकॉल करना है। ये अच्छी बात थी कि हमारी कंट्री में, बाकी जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसके कुछ महीनों बाद आया, 3-4 महीनों बाद आया। तो वहाँ जो प्रोटोकॉल हो रहे थे, वहाँ की जो मीडिया दिखा रही थी, वहाँ के जो लिटरेचर आ रहे थे, उसको हम लोग फॉलो कर रहे थे। लेकिन कुछ समय बाद हमको ये महसूस हुआ कि वो हम लोग सही नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमने हमारी तरफ से अलग से प्रोटोकॉल बनाए, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हमने चेंज की, पॉलिसीज़ चेंज की हमने। जैसे शुरुआत में पॉलिसी ये थी कि जब तक डॉक्टर लिख के नहीं देगा तब तक आप कोविड का टेस्ट नहीं करवाएंगे। डॉक्टर भी फिजिकली चेक करेगा, उसके बाद करवाएंगे, नहीं तो डॉक्टर के अगेंस्ट में कार्रवाई हो जाएगी अगर कोई डॉक्टर ने ऑनलाइन टेस्ट लिख के दे दिया तो। लेकिन बाद में हमने इस चीज़ के लिए पॉलिसी चेंज करवाई। मैं मुंबई का चीफ कोऑर्डिनेटर भी हूँ, कोविड का टास्क फोर्स कमेटी में भी हूँ, अभी तक हूँ। म्यूनसिपल कमिश्नर से मिलके मैंने ये उनको एक सोच दिया कि हमको वायरस को ख़त्म करना है, हमको इस वायरस के पीछे लगना है। हमें नंबर गेम में नहीं उलझना है कि 200 केस आ गए, 2000 आ गए, 5000 आ गए, 10,000 आ गए, आने दो। तो ऐसे ही, और मैं कहा सबको टेस्ट करो। मुंबई वर्ल्ड में पहला शहर बना जिसके वहाँ पे चेज द वायरस पॉलिसी हम लेकर के आए, और उसके तहत हमने ये कहा कि कोई भी व्यक्ति चाहे लैब में जाए और अपना टेस्ट करवा सकता है, उसको कोई डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की किसी की ज़रूरत नहीं है। तो पहला शहर था मुंबई, पूरी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में, बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के आप जाकर के टेस्ट करवा सकते हो, और जितने भी लोग आएंगे पॉजिटिव हम उनको टैकल करेंगे। एटलीस्ट वायरस को, जो चेन जो चल रही थी वायरस की, उस चेन को हम तोड़ना चाहते थे। ब्रेक द चेन पॉलिसी हम लेकर आए, चेज द वायरस पॉलिसी हम लोग मुंबई में लेकर आए, और इसीलिए हमारा मुंबई मॉडल सक्सेसफुल हुआ। हमने ये भी किया कि धारावी हमारा एक ऐसा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, अगर वहाँ पे अगर कोविड फैल गया तो हम लोग रोक नहीं पाएंगे, एक बड़ा ब्लास्ट हो जाएगा। जिस दिन म्यूनसिपल कमिश्नर मिस्टर चहल पहला दिन ज्वाइन किया, उनका फ़ोन आया मेरे पास में, एक ऑफिस में आओ अपन बैठ करके कुछ पॉलिसी बनाते हैं। मैंने उनको क्लियर कट बोला, मैं कहा साहब ऑफिस में बैठ के पॉलिसी नहीं बनेगी, हम लोगों को फील्ड में जाना पड़ेगा। पहले ही दिन मैं उनको हमारे बॉम्बे हॉस्पिटल लेकर आया, गवर्नमेंट के नायर हॉस्पिटल में लेके गया। उनको मैं नायर हॉस्पिटल में पीपी किट में लेकर के आईसीयू में लेके गया, और वहाँ जाकर के एक एक चीज़ देखा कि कैसे पेशेंट को टैकल किया जा रहा है। प्लस उसके अलावा जो डॉक्टर्स उस डिफ़िकल्ट टाइम में बाहर आके काम कर रहे हैं, उनको क्या क्या समस्या आ रही है। नर्सेज जो उस डिफ़िकल्ट टाइम में आकर के काम कर रही है, नर्सेज को आने के लिए ट्रेन नहीं थी, रास्ते सब बंद थे, बसेज नहीं मिल रही थी। हमने बीएसटी से मिलकर के बसेज चालू करवाई। 3-3 घंटा लगता था नर्सेज को विरार से, वसई से, मीरा रोड से, नाला दोपहर से हॉस्पिटल आने में, लेकिन नर्सेज बेचारी आती थी, क्योंकि सबके मन में एक जुनून था कि ये एक आपदा नेचुरल कैलेमिटी है, इसमें हमको सबको काम करना है। मैं म्यूनसिपल कमिश्नर को लेकर के गया धारावी के अंदर, और धारावी में जाकर के हमने ये डिस्कस किया कि हम लोग कितने लोगों को आइसोलेट कर रहे हैं। उस वक्त हमारा मॉडल चल रहा था 1:3, एक पॉजिटिव आया तो 3 को आइसोलेट करते थे। हमने वो मॉडल चेंज किया, हमने 1:15, एक पॉजिटिव आया तो उसके पीछे 15 लोगों को हम चेक करते थे कि वो किससे मिला था, और उसको हम लोग आइसोलेट करते थे। कुछ समय ऐसा हुआ और हमने इतना अवेयरनेस फैलाया कि धारावी में लोग आगे से आके बोलते थे कि साहब मैं इस आदमी से कल मिला था, ये पॉजिटिव आया था, मुझे भी आइसोलेशन सेंटर में ले चलिए। हमने बड़े अच्छे आइसोलेशन सेंटर बनाए, जहाँ लोगों को रहने का, खाने का, पीने का, म्यूजिक का, टीवी का सारी फैसिलिटी दी थी, ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। म्यूनसिपल कमिश्नर, म्यूनसिपल और गवर्नमेंट ने इतना अच्छा काम किया कि सब लोग आगे से आके बोलते थे कि मेरे को क्वारंटाइन सेंटर में जाना, क्योंकि मैं इसके संपर्क में आया था। हमने वायरस के जो चेन था, उस चेन को तोड़ने का काम किया, और यही वजह था कि धारावी मॉडल आज पूरे वर्ल्ड में, WHO ने उसके बारे में बोला, पूरे वर्ल्ड में चर्चा कर रहा है, विषय रहा है। और मुंबई मॉडल को पूरे वर्ल्ड ने, बाकी हॉस्पिटल्स ने, बाकी ऑल हमारी कंट्री में दूसरे शहर में लोगों ने अडॉप्ट करने की कोशिश की। घटनाएं हमारे सामने बहुत सारी थी। एक
मतलब मेरा तो हालत यह था कि हम लोग पूरे मुंबई का मैनेज कर रहे थे, प्रोटोकॉल, ट्रीटमेंट, स्ट्रेटजी बनाना, कैसे कैसे आगे चीज़ों को लेके आना, कैसे नई नई चीज़ें करनी। प्लस इसके अलावा मैं एक ट्रीटिंग फिजिशियन भी हूँ, तो मेरे खुद के अंदर पेशेंट भर्ती होते थे, तो मुझे उन पेशेंट को टैकल करना होता था, पेशेंट का ट्रीटमेंट करना होता था। मैं आईसीयू में घूमता था 8-8 घंटा पीपी किट पहन करके। एक पेशेंट मुझे अभी भी याद है, 90 साल का पेशेंट था। उसको मैंने जब भर्ती किया तो उसको बोला कि साहब तकलीफ़ क्या हुई, तो बोला मेरे एक मालिश वाला आता था और वो मालिश वाला 4 दिन से आया नहीं। तो 4 दिन से नहीं आया, जब बाद में मालूम पड़ा कि उस मालिश वाले को कोविड पॉजिटिव हुआ, तो वो कहीं करजत में जाके भर्ती हुआ, अपने गांव में भर्ती हुआ। फिर बाद में बोला कि मैंने मेरा टेस्ट करवाया तो मेरा पॉजिटिव आया, अपने फैमिली में सबका करवाया तो उसके बेटे को पॉजिटिव आया, बहू को पॉजिटिव आया। घर में 8 मेंबर कोविड पॉजिटिव आए। उसमें से 3 मेंबर मेरे पास भर्ती हुए बॉम्बे हॉस्पिटल में। वो 92 ईयर ओल्ड मैन, उनकी बहू और एक दूसरी बहू, ये 3 लोग भर्ती हुए। एक बेटा जो था वो दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती था, दूसरा बेटा दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती था। उन बेचारों का एक ग्रैंड सन था जो 14 से 15 साल का लड़का था। मुझे बड़ा अफसोस होता था, देख के दिल टहलता था कि वो एक बेचारा 14-15 साल का लड़का अपने ग्रैंड फादर, मदर, कभी ये हॉस्पिटल घूम रहा है, कभी वो हॉस्पिटल घूम रहा है, कभी कौन से हॉस्पिटल घूम रहा है, अलग अलग हॉस्पिटल में वो लड़का घूम रहा है हर, और बेचारे को कुछ पता नहीं चल रहा है। उस वक्त हालत ये थी कि आईसीयू में मोबाइल वगैरह भी अलाउ नहीं कर रहे थे। फिर हमने वो पॉलिसी की, उस बच्चे की हालत देख करके, बेचारा मेरे पास में हॉस्पिटल में आकर के नीचे खड़ा रहता था, क्योंकि उस वक्त में रिलेटिव भी हॉस्पिटल के अंदर अलाउ नहीं थे। रिलेटिव एक दूसरे पेशेंट की शक्ल नहीं देख पा रहे थे। मेरे को आकर के हाथ पैर जोड़ रहा था कि सर मुझे मेरे दादाजी को देखना है, मेरी माँ को देखना है, मेरे पिताजी कल ही डेथ हो गई, मेरे पिताजी, उसके पिताजी कहीं और हॉस्पिटल भर्ती थे, उनकी डेथ हो गई थी, तो सर मेरे को उनको देखना है। उस वक्त मेरा अंदर से मेरा दिल ऐसा टूट गया था कि हम लोग कर क्या रहे हैं। हमारे पास में हॉस्पिटल है, हमारे पास में बेड है, हमारे पास में मेडिसिन है, सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन हम पेशेंट को बचा नहीं पा रहे हैं। हम लोगों का दिमाग खराब हो रहा था कि हम लोग पेशेंट के प्रति सिंपैथेटिक भी नहीं हो पा रहे, क्योंकि हम लोग खुद फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, हम लोग खुद इतने इरिटेट हो रहे थे, क्योंकि दिन भर फ़ोन आ रहे थे, पेशेंट्स आ रहे थे, पेशेंट मैनेज करें, रिलेटिव से बात करें, क्या करें। बट वो बच्चे की जब मैंने स्थिति देखी, मैं कहा बेचारा ये एक बच्चा 14-15 साल का लड़का अपने 8 फैमिली मेम्बर को, जिसमें से 2-3 मर चुके हैं, कैसे मैनेज कर रहा होगा। घर में उसके पास कोई खाने वाला नहीं, पीने वाला, खिलाने वाला नहीं, उस बच्चे का ध्यान कौन रखेगा। हमने उस वक्त एक नई पॉलिसी अडॉप्ट की कि हर हॉस्पिटल में आईसीयू में हमने आईपैड चालू किए। मैं खुद आईसीयू में जाता था, अपना मोबाइल लेकर के पॉलीथीन में डाल के ले जाता था। वहाँ से उस बच्चे को उनके ग्रैंडफादर, मदर का मैं वीडियो कॉल से कनेक्ट करवाता था और उनसे आपस में बात करवाता था। देख के ऐसे दिल टूट रहा था कि बेचारा, उधर वो बच्चा रो रहा है, उधर वो माँ रो रही है, उधर उसके दादाजी रो रहे हैं। उनको एक एक को कहीं से खबर मिल रही थी कि पिताजी एक्सपायर हो गए, अंकल एक्सपायर हो गए। सो एक अलग टाइप का सिचुएशन चल रहा था। बट कोविड का टाइम था, काम करना था, और सक्सेसफुली वो तीनों पेशेंट जो मेरे पास भर्ती थे बॉम्बे में, तीनों को हमने सुरक्षित घर भेजा। के खुशी भी थी लेकिन दुख भी था कि बेचारे के बाकी पेशेंट घर वाले थे वो बच नहीं पाए। ऐसे ही एक पेशेंट था जो सिर्फ 40-42 साल का था, आईसीयू में एडमिट था मेरे पास कोविड में, और मैं उसको वेंटिलेटर पे डालने जा रहा हूँ। मैंने उसको बोला, मैं कहा भैया वेंटिलेटर में डालना पड़ेगा, तुम्हारा सांस बहुत फूल रहा है, एक्सरे बहुत खराब आया। आप बिलीव करेंगे, वो आदमी मेरे को हाथ पैर जोड़ रहा वहाँ पे, वैसे सांस फूलता जा रहा है, मेरे को हाथ पैर जोड़ रहा है कि सर प्लीज़ मुझे वेंटिलेटर पे मत डालिए। मेरे 2 बहुत छोटे छोटे बच्चे, एक 4 साल का और एक 6 साल का बच्चा है। मैं, और सर मैंने सर सुना है कि एक बार वेंटिलेटर पे गया कोविड पेशेंट तो वापस बाहर नहीं आता है। सर मैं वापस नहीं आ पाऊँगा, मुझे मत डालिए, मुझे कुछ भी कीजिए, बचाइए। मुझे मेरे बच्चे याद आने लगे। मेरा एक बच्चा 3 साल का था उस टाइम में, अभी तो वो भी 5 साल 6 साल का हो गया। दूसरा बच्चा 12 साल का था। मुझे खुद को याद आने लगा कि कल को मेरे को कुछ हो गया कोविड में, क्या होगा। मेरी वाइफ रोज़ाना घर पे रोती थी, मैं जब जाता था रात को घर पहुंचता था तो वो रोने लगती थी कि आपको कोविड हो जाएगा, ये हालत हो जाएगी। सो ये अलग सिचुएशन थी। उसको वेंटिलेटर पे डालना पड़ा, समझा बुझा डाला, लकीली वो सक्सेसफुली बाहर निकला। आज भी वो आता है, हाथ पैर जोड़ता है, लेकिन एक ऐसा दृश्य था कि अंदर से दिल रोने लगता था कि यार हम क्या कर रहे हैं, बेचारे लोग कितने असहाय हो रहे हैं। हम लोग हेल्प करना चाह रहे हैं बट हम हेल्प नहीं कर पा रहे। अलग सिचुएशन निकली जा रही थी। हालत ऐसी थी हमारी कि शुरुआत के काफ़ी टाइम तक मैं घर नहीं जा रहा था, क्योंकि माहौल पूरा ख़राब था। मीडिया में अलग चीज़ें आ रही थी, अखबारों में अलग चीज़ें आ रही थी। जहाँ देखो ये आ रहा था कि घर नहीं जा सकते, ये नहीं जा सकते। दिनों मैं हॉस्पिटल में काम कर रहा था, मेरे पास दिन भर फ़ोन आ रहे थे, किसी को बेड चाहिए, किसी का रिलेटिव वहाँ एडमिट, ये एडमिट, वो सब चीज़ें चल रही थी। हम लोग उन सब चीज़ों को मैनेज कर रहे थे। मेरे को खुद को घर वालों से बात करने का टाइम नहीं मिल रहा था। घर वाले टीवी में दिन भर इटली में कितने लोग मर गए, अमेरिका में कितने लोग मर गए, दिन भर वो चलता था।
तो मेरी वाइफ़ का रोते हुए फ़ोन आया। घर में वाइफ़ और 2 बच्चे थे। मेरे पेरेंट्स जो है वो राजस्थान में रहते थे और राजस्थान से उनका फ़ोन आता था कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, तुम घर में टाइम पे जाओ। वाइफ़ का बार-बार फ़ोन आता था, वो रोते-रोते बोलती कि हम लोग घर में दिन भर टीवी देख-देख के पागल हो रहे हैं, ये न्यूज़ ऐसी-ऐसी चल रही है, हम क्या करें? आप कुछ भी करो, घर पे आओ। तो मैंने कहा मैं घर पे आऊँगा, लेकिन मेरी वजह से सब लोगों को हो जाएगा। बोला नहीं, कुछ भी होगा, कैसा भी होगा, लेकिन घर पे आओ। हम लोग अलग कमरे में रहेंगे, आप अलग कमरे में रहना। मैं घर जाना शुरू किया। मैंने पहले दिन कोशिश की कि मैं अलग कमरे में रहता हूँ, लेकिन घर में जाते ही बीवी बच्चे मेरे ऐसे गले लग गए जैसे कि मैं कोई बहुत बड़ा युद्ध जीत के आया हूँ या मैं बहुत ही बड़ा अनहोनी घटना से निकल के बाहर आया हूँ। बेचारे सब चिपक के मेरे साथ हो गए। मेरा दिल अंदर से ऐसा टूटने लगा कि मैं दुनिया भर की सेवा कर रहा हूँ, लेकिन घर वालों से ना मैं बात कर पा रहा हूँ, ना उनसे मिल पा रहा हूँ। मैंने कहा कि ठीक है, मैं अलग रूम में सोऊंगा, तुम लोग अलग रूम में सो। सबने बोला कि ठीक है, ऐसा ही करते हैं। लेकिन उसी रात चारों, हम मेरे दोनों बच्चे, वाइफ, सब हम साथ में सोए। उन्होंने बोला कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन हम एक दूसरे को पकड़ पकड़ के, ऐसा डर था कि पकड़ पकड़ के एक दूसरे को सो रहे थे। डर का माहौल था, बहुत भय था, लेकिन वाइफ ने भी मेरी हिम्मत बंधाई कि नहीं, काम करना है। माँ बाप ने मेरी हिम्मत बंधाई कि नहीं, ये टाइम अलग है, आप डॉक्टर हो, आपको ये टाइम है, पब्लिक को आपको ज़रूरत है, आपको काम करना है। आने वाले टाइम में हिस्ट्री लिखी जाएगी और आपके ग्रैंड चिल्ड्रन, मुझे भी ये लगता था और मैं मेरे दोस्तों को बोल रहा था कि आने वाले टाइम में हिस्ट्री लिखी जाएगी। हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन हमसे पूछेंगे कि एक ऐसा कोविड जैसा कोई महाकाल आया था, उस वक्त आप डॉक्टर क्या कर रहे थे, घर में छुप के बैठे थे या फील्ड में जाके काम कर रहे थे। हम गर्व से कहेंगे कि यस, हम लोग फील्ड में थे, हमने फील्ड में काम कर रहे थे और हमने हमारी ड्यूटी निभाई। जितने लोगों को बचा सकते थे हमने बचाने का काम किया।